जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल दुष्यंत शर्मा क्लासेस पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष के बारे में बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज भी पढ़ चुके थे और उनको याद करने के लिए एक ट्रिक से भी पढ़ चुके थे। आशा करता हूँ आप सभी ने वीडियो देखी होगी, अच्छी लगी होगी, उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। और अब जो इस वीडियो को देखें वो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार करें। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हिंदी वर्णमाला के अन्य वर्ण। हिंदी वर्णमाला के अन्य वर्ण का अर्थ यहाँ क्या लेते हैं कि ऐसे वर्ण जिनकी हम गिनती स्वर या अघोष में, स्वर या व्यंजन में नहीं करते हैं, लेकिन या कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जो कि हमारे मूल वर्ण नहीं होते हैं लेकिन उनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो हमारी हिंदी भाषा ने खुद से इनका विकास किया है, खुद से प्रयोग में लाए गए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हिंदी वर्णमाला के अन्य वर्ण के रूप में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में हम पढ़ते हैं अयोगवा। अयोगवा में मैं आप लोगों को इसके बारे में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। मैंने पढ़ाया था अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह, अगर हम बात करें अयोगवाह की तो अयोगवाह, अगर हम जानते हैं कि अगर किसी शब्द की पहले अगर जोड़ दिया जाता है तो वो नकारात्मक ध्वनि देता है, नकारात्मक ध्वनि देता है। उसका अर्थ क्या निकलता है, न के रूप में निकलता है, नकारात्मक अर्थ निकलता है। और इस शब्द की बात करें, अगर हम अगले वर्णों की बात करें योग, तो योग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जुड़ना या जुड़ने वाला, क्या कह सकते हैं, जुड़ने वाला। अब बचता क्या है अपने के पास, वाह। तो वाह का अर्थ क्या होता है, वहन करने वाला या जो वहन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो जुड़कर वहन नहीं होते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो जुड़कर वहन नहीं होते हैं उनको हम अयोगवाह कहते हैं। दोस्तों, अयोगवाह की हम संख्या की बात करें तो अयोगवाह कुल 2 होते हैं। अयोगवाह की संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, अनुस्वार, और दूसरा कौन सा होता है, विसर्ग। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अनुस्वार, और इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। ये हमारा अनुस्वार हो गया और इसको क्या कहेंगे हम, विसर्ग। दोस्तों, इन दोनों के अपने अपने एक नाम हैं। इसको हम अनुस्वार और इसको हम विसर्ग कह रहे हैं। अगर हम बात करें इन दोनों को क्या कहेंगे, दोनों को मिलाकर कहेंगे हम अयोगवाह। हम कह रहे हैं कि जो जुड़कर वहन नहीं होते हैं, जुड़कर बहन नहीं होते, तो इसका अर्थ ये है कि ये किसके साथ जुड़कर बहन नहीं होते हैं दोस्तों, ये ऐसे हैं जो कि व्यंजनों के साथ जुड़कर बहन नहीं होते हैं। किसके साथ जुड़कर बहन नहीं होते हैं, व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं। क्या लगा, ये व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं। दोस्तों, ये व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन ना होने का इनका भी एक कारण है। क्या है, इनका एक कारण है। जैसे कि आप उदाहरण लीजिए, आपने क्या उदाहरण लिया, आपने एक उदाहरण लिया कंठ। आप एक उदाहरण लीजिए कंठ। अगर हम इसका वर्ण विश्लेषण करें, वर्ण विश्लेषण करेंगे तो क्या आएगा, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगर हम इसको व्यंजन इसमें से अलग करें तो क्या होगा, क और अ। ये बिंदी, ये अनुस्वार किसके ऊपर है, का के ऊपर है, तो ये किस में निकालेंगे तो किसके ऊपर आएगा, अ के ऊपर आएगा। और अगर हम ठा का वर्ण विश्लेषण करें तो क्या आएगा, ठा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अनुस्वार है वो का के ऊपर ना होते हुए, व्यंजन के ऊपर ना होते हुए किसके ऊपर है, स्वर के ऊपर है। इसी प्रकार से आप किसी भी उदाहरण को ले लेना, वहाँ जो ये अनुस्वार आया, विसर्ग आएगा, वो किसके ऊपर आएगा, हमेशा स्वर के ऊपर आएगा। दोस्तों, ये अनुस्वार कभी भी व्यंजनों के ऊपर क्यों नहीं आता, इसका कारण यही है कि किसी भी वर्ण के साथ, इसका कारण क्या है, किसी भी वर्ण के साथ एक समय में दो चिन्ह प्रयोग में नहीं
लाए जाते हैं। क्या है इसका, क्यों नहीं लाते हम अनुस्वार या विसर्ग को व्यंजनों के ऊपर? क्योंकि व्यंजन हमारे हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर इनमें से हम स्वर को अलग कर देते हैं तो इन पर हलंत आ जाता है, और हम जानते हैं कि किसी भी वर्ण के ऊपर एक समय में दो चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसके मात्रा की, जब हम इनको छंद में प्रयुक्त करते हैं, जब आप छंद पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि यह दीर्घ मात्रिक होता है। इसके छंद में मात्रा हम हमेशा क्या लेते हैं, गुरु लेते हैं। जब इस छंद में प्रयोग किया जाएगा तो ये दीर्घ मात्रिक में आएगा, इसलिए इसको दीर्घ मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दीर्घ मात्रिक स्वर भी कहते हैं, दीर्घ मात्रिक स्वर। ठीक है दोस्तों, अब अगला कौन सा आता है हमारा, संयुक्त स्वर। कौन सा आता है दोस्तों, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर भी दोस्तों आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसको हम एक बार और फिर से बताते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर का अर्थ, संयुक्त अक्षर संयुक्त अक्षर का अर्थ होता है जो दो या दो से अधिक अक्षरों से, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने हों, उनको संयुक्त अक्षर या संयुक्ताक्षर कहते हैं। हमारी वर्णमाला में संयुक्ताक्षरों की संख्या, कुल संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है, 4 है। हमारी वर्णमाला में कुल संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है आपका छ, त्र, ज और श्र। कौन कौन से आते हैं संयुक्ताक्षर, छ, त्र, ज और श्र। हम सभी जानते हैं कि ये छ किससे मिलकर बना होता है, क, श और अ से। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे जो संयुक्त व्यंजन हैं वो दो व्यंजन और एक स्वर के मेल से बने हुए हैं। संयुक्त अक्षर का ही अर्थ था क्या था, जो दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर बने, उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। और हमारे जो वर्ण हैं ये दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बने हैं। दोस्तों कहीं कहीं आपको इस प्रकार से भी दे दिया जाएगा और कहीं कहीं आपको भ्रमित करने के लिए इस प्रकार से भी दे दिया जाता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से भी दे दिया जाता है कि क को आधा कर देंगे और श को पूरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, श को पूरा लिखेंगे। इसमें क्या करते हैं कि आ को संश्लेषित कर देते हैं, आ को क्या कर देते हैं, संश्लेषित कर देते हैं। तो ये भी क्या होता है आपका, छ होता है। क्या होता है, इसका अर्थ भी आपके छ होता है। अगला आता है आपका क्या, त्र। अगला क्या आता है दोस्तों आपका, त्र। अगर हम बात करें त्र की, तो त्र मैंने बताया था कि आपके किस किस से मिलकर बना होता है, त और रा से, त और रा से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है दोस्तों, त और रा से मिलकर बना होता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोस्तों हलंत लगाना जरूरी है, क्योंकि यह वर्ण आधा होता है और यह वर्ण पूरा होता है, तब मिलकर हमारे यह वर्ण बनता है। अगर हम बात करें ज्या की, तो ज्या किस किस से मिलकर बना होता है दोस्तों, ज प्लस ज्या से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है, ज और हमारा पंचमा, चा वर्ग का पंचमा अक्षर अंगा खाली से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा कौन सा आता है, श्र। अब हमारा कौन सा आता है अगला, श्र। तो श्र, बात करें श्र की, तो श्र हमारा श, तालव्य श और र से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, तालव्य श और र से मिलकर बना होता है। अगर हम इस रूप में ना मिले हमें ये, तो इस प्रकार से भी ये हमें मिल सकता है। ये इस प्रकार से मिले या फिर इस प्रकार से मिले, दोनों ही प्रकार से ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्या आता है, अगला आता है आपका विकसित स्वर या अनुनासिक स्वर।
क्या बोलते हैं इसको, विकसित या अनुनासिक स्वर। ठीक है, इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। चंद्र बिंदु क्या होता है कि ये चंद्रमा के समान और इस पर एक बिंदु, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं। इसकी संख्या की बात करें तो दोस्तों कितनी संख्या है, इस संख्या में एक है, केवल इकलौता है। इसको विकसित स्वर या अनुनासिक स्वर या चंद्र बिंदु क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हिंदी भाषा का विकास हुआ तब ये आए। ये मूल वर्णों में नहीं थे, मूल वर्णों में जो मूल वर्ण होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे अनुस्वार का तद्भव रूप है। अनुस्वार का क्या है, ये अनुस्वार का तद्भव रूप है। तद्भव रूप है। अनुस्वार क्या है हमारा, तत्सम रूप है। अनुस्वार क्या है हमारा, तत्सम है। जब आप पढ़ेंगे तद्भव तत्सम तो वहाँ भी इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा कि अनुस्वार हमारे तत्सम शब्दों के ऊपर आते हैं, और ये क्या है, हमारा अनुस्वार का तद्भव रूप है। ठीक है दोस्तों, आप बात करें अगर इसके तद्भव रूप की, तो आप जब किसी भी संस्कृत की किसी भी पुरानी चीज़ों को उठाएंगे, रामायण वगैरह जो कुछ किसी भी ग्रंथ में आप देखेंगे तो वहाँ इसका प्रयोग आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है कि ये ऐसे वर्ण हैं जो कि हमारे हिंदी भाषा में स्वयं ने विकसित किए हैं या फिर स्वयं की सुविधा के लिए इनको विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इनके उदाहरण आपके क्या होते हैं कि आँख, ठीक है, कांच, इनके रूप में आप इनको देख सकते हैं। ये क्या है, ये तद्भव है, लेकिन अगर इसकी जगह अनुस्वार हो जाता है तो वो क्या होता है, तत्सम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा चंद्र बिंदु है या विकसित स्वर है वो क्या है, आपका अनुस्वार का तद्भव रूप है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला आता है हमारा कौन सा, ताड़न जात या उच्छिप्त स्वर, उच्छिप्त विकसित व्यंजन। ठीक है, हमने बात करी विकसित स्वर की। विकसित स्वर, अगर विकसित स्वर है तो आपको पता है कि विकसित व्यंजन भी होगा। अगर किसी भाषा में स्वर का विकास हुआ है तो कहीं ना कहीं व्यंजन का भी विकास हुआ होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन या फिर हम इनको ताड़न जात या उच्छिप्त कहते हैं। आपको याद आया होगा कि मैंने ताड़न जात और उच्छिप्त आपको जब वर्णमाला हम पढ़ रहे थे तब बताया था। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विकसित व्यंजन या ताड़न जात या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। अगर बात करें इनकी संख्या की तो उच्छिप्त व्यंजन या ताड़न जात संख्या में कुल कितने होते हैं, इनकी संख्या होती है 2। जैसा कि आप जानते हैं कि ड और ढ, ड और ढ, अगर इनके नीचे हम ये नुक्ता का प्रयोग कर देते हैं तो ये ताड़न जात या उच्छिप्त व्यंजन या विकसित व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे। तो आप अगर इसके बारे में आपको और अच्छे से जानना है तो कृपया पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अगले हमारे पॉइंट की, विदेशी स्वर। क्या बात करें हम, विदेशी स्वर या आगत स्वर, या इनको हम कह सकते हैं मेहमान स्वर, या हम कह सकते हैं इनको क्या, मेहमान स्वर। विदेशी स्वर अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जो विदेश से आए हैं या फिर जो विदेश से आए हैं, या आगत मतलब जो आए हुए स्वर हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विदेशी स्वर कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, हिंदी के शब्दों को लिखने में इनका प्रयोग किया जा रहा है, हिंदी में इनका प्रयोग किया जा रहा है, उनको हम विदेशी स्वर या आगत स्वर कहते हैं। या फिर क्या कहते हैं हम, मेहमान स्वर, क्योंकि जो बाहर से आता है उसको हम क्या कहते हैं, मेहमान, और ये स्वर हमारे बाहर से आया है इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, मेहमान स्वर कह सकते हैं। तो हमारे आगत स्वर या विदेशी स्वर, आगत स्वर या विदेशी स्वर या फिर मेहमान स्वर की संख्या कुल कितनी है, इसकी संख्या की बात करें तो कितनी है, इसकी कुल 1 संख्या है। इसकी 1 संख्या क्या है, अर्धचंद्र बिंदु। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम आगत स्वर या अर्धचंद्र बिंदु भी कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, अर्धचंद्र बिंदु भी कहते हैं। अर्धचंद्र बिंदु क्या होता है, ये है आपका अर्धचंद्र,
अगर इसके ऊपर बिंदु लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु। और ये अगर हम इसके ऊपर बिंदु ना लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अर्धचंद्र बिंदु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका विदेशी स्वर या आगत स्वर। अगर हम बात करें अगले अपने बिंदु की, इसको क्या कहते हैं, विदेशी व्यंजन। क्या है, विदेशी व्यंजन। विदेशी हमने क्या पढ़ा था, विकसित स्वर, फिर हमने पढ़ा था विकसित व्यंजन। ठीक है, विकसित स्वर पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था हमने विकसित व्यंजन। तो हम पढ़ेंगे क्या, विदेशी स्वर पढ़ लिया हमने, तो अब क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, विदेशी व्यंजन भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर विदेशी स्वर है तो विदेशी व्यंजन भी होगा। विदेशी व्यंजन की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि क, ख, ग, ज, फ। क, ख, ज, फ। अगर हम इनके नीचे नुक्ता लगा दिए जाए, इनके नीचे क्या लगा दें, नुक्ता लगा दें, तो ये अरबी फारसी के वर्ण हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं दोस्तों, अरबी फारसी के वर्ण हो जाते हैं। किसके वर्ण हो जाते हैं दोस्तों, अरबी फारसी के वर्ण हो जाते हैं। ये हमारे क्या हो गए, विदेशी वर्ण हो गए। इस वाक्य को कहने वाले कि अगर हम ये क, ख, ग, ज और फ के नीचे अगर नुक्ता लगा दें तो इस वाक्य को हमारे किसने कहा कि ये अरबी फारसी हो जाते हैं। ये हमारे सितारे हिंद शिव प्रसाद जी ने कहा कि ये अगर किसी वर्ण के नीचे नुक्ता लगा दिया जाए, इन वर्णों के नीचे नुक्ता लगा दिए जाए तो ये अरबी फारसी के वर्ण हो जाते हैं। अर्थात जब इन वर्णों का किसी शब्द में प्रयोग किया जाएगा तो वो अरबी फारसी के शब्द कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने हिंदी वर्णमाला के अन्य वर्णों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हम अगली वीडियो में आपके लिए वर्णमाला से संबंधित क्विज लेके आएंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे सभी के। जैसे जो संख्या के आधारित पर प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सारे क्वेश्चंस अलग होंगे, और जो आपके वर्णों से पूछे जाते हैं उनके अलग होंगे। आपको सभी प्रकार के प्रश्न उसमें मिलेंगे। तो दोस्तों, अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो आने तक आप थोड़ा सा वेट करें। धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो वीडियो तो, और वीडियो को लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।